हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र के नए टॉपिक के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज का टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र समाज शास्त्र का परिचय का यूनिट 7वां, जिसका नाम है समूह। सामाजिक समूह के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह क्या होता है, सामाजिक समूह की परिभाषा एवं विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का एक योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस तरह के नियमित अंतःक्रियाएं समूह के सदस्यों को एक निश्चित इकाई के रूप में देती है। इन सदस्यों की पूर्ण रूप से सामाजिक पहचान अपने समूह से ही होती है। सामाजिक समूह की अवधारणा का अंतर हमें इससे मिलती जुलती दो और धारणाओं से करना चाहिए। ये दो धारणाएं हैं, पहला है समुच्चय और दूसरा है सामाजिक कोटियाँ। समुच्चय और सामाजिक कोटियाँ निश्चित रूप से व्यक्तियों का जोड़ होता है। सामाजिक समूह की परिभाषा। सामाजिक समूह न तो अनेक व्यक्तियों का समुच्चय है और न ही यह एक सामाजिक कोटि है। विभिन्न विद्वानों ने समूह को परिभाषित किया है। सभी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि समूह में सम्मिलित लोगों के बीच में पारस्परिक संपर्क होता है और यह संपर्क हमेशा बना रहता है, एक दो दिन तक नहीं। वास्तविकता यह है कि समूह के सदस्यों की अंतःक्रियाएं नियमित रूप से होती रहती हैं। नियमित रूप से होने वाली अंतःक्रिया ही व्यक्तियों को समूह की सदस्य बनाती है। एंथोनी गिडेंस ने सामाजिक समूह की परिभाषा इस भांति दी है। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का एक योग है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस तरह की नियमित अंतःक्रियाएं समूह के सदस्यों को एक निश्चित इकाई का रूप देती है। इन सदस्यों की पूर्ण रूप से सामाजिक पहचान अपने समूह से होती है। आकार की दृष्टि से समूह में विभिन्नता आती है। समूह का आकार बहुत निकट संबंधों जैसे परिवार से लेकर विशाल समष्टि जैसे रोटेरी क्लब तक होता है। एमोरी बोगार्ड्स ने 5वें दशक के प्रारंभ में समाजशास्त्र की एक पाठ्य पुस्तक लिखी थी। उनका कहना है कि बहुत थोड़े में या सार रूप में समाजशास्त्र और कुछ न होकर समूह का अध्ययन मात्र है। उन्होंने समूह की व्याख्या बृहत रूप में दी है। उन्होंने समूह का संबंध संस्कृति, परिवार, समुदाय, व्यवसाय, खेलकूद, शिक्षा, धर्म, प्रजाति और संसार तक के साथ जोड़ा है। उनके अनुसार ये सब समाज के अंग अपने आप में समूह है। उनकी दृष्टि में विभिन्न प्रजातियां इसी भांति समूह और यहाँ तक रेडियो और टीवी देखने सुनने वाले लोग भी समूह हैं। प्रारंभिक अर्थ में समूह व्यक्तियों की एक इकाई है जिनमें पारस्परिक संबंध होते हैं। उदाहरण के लिए किसी जंगल में वृक्षों का जो झुरमुट है वह समूह है। इसी तरह गली के नुक्कड़ पर बसे हुए मकान समूह हैं या हवाई अड्डे पर पड़े हुए हवाई जहाज़ समूह बना देते हैं। ये सब समूह बेजान हैं, एक प्रकार के समुच्चय हैं। सामाजिक समूह तब बनते हैं जब उनमें अंतःक्रिया प्रारंभ होती है। समूह की मूल आवश्यकता अंतःक्रिया है। बोगार्ड्स कहते हैं एक सामाजिक समूह में कई व्यक्ति होते हैं, दो या अधिक। इन व्यक्तियों का ध्यान कुछ सामान्य लक्षणों की ओर होता है। ये लक्ष्य एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। इन सदस्यों में एक सामान्य निष्ठा होती है और ये सदस्य एक जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी करते हैं। बोगार्ड्स ने समूहों के कई प्रकार बताए हैं। इन प्रकारों का आधार समूह द्वारा की जाने वाली गतिविधियां हैं। समूहों की लंबी तालिका में वे परिवार, समुदाय, व्यवसाय, शिक्षा, राष्ट्र आदि को सम्मिलित करते हैं। बोगार्ड्स अपनी पुस्तक में बार बार आग्रहपूर्वक कहते हैं कि समूह कभी भी स्थिर नहीं होता, उसमें गतिशीलता होती रहती है और इससे आगे इसकी गतिविधियों में परिवर्तन आता है और इसका स्वरूप भी बदलता रहता है।
कभी कभी लगता है कि जैसे समूह स्थिर हो गया है, चलते हुए उसके पांव थम गए से लगते हैं, और कभी ऐसा भी लगता है जैसे समूह सरपट गति से दौड़ता जा रहा है। यह सब भ्रम जाल है। वास्तविकता यह है कि समूह किसी तालाब के पानी की तरह बंधा हुआ नहीं रहता। उसमें गतिशीलता बराबर रहती है। कभी यह गतिशीलता बहुत धीमी होती है, कभी मध्यम, और कभी कभी बहुत तेज हो जाती है। आगवर्ण और निमकाफ पुरानी पीढ़ी के पाठ्य पुस्तक लेखक हैं। उन्होंने समूह की परिभाषा बहुत ही सामान्य रूप में लिखी है। जब कभी भी दो या अधिक व्यक्ति एकत्र होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट मर्टन ने सामाजिक समूह की अवधारणा को संशोधित रूप में रखा है। वे बोगार्ट्स द्वारा दी गई समूह की परिभाषा से एकदम असहमत हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक समूह की किसी भी परिभाषा में अनिवार्य तत्व अंतःक्रिया नहीं है। समूह के सदस्य कितने ही क्यों न हो, जब तक उसमें अंतःक्रिया नहीं होती, वे समूह नहीं बनाते। बोगार्ट्स प्रजाति को एक समूह मानते हैं। काकेशियन प्रजाति की जनसंख्या असीमित है, और रुचिकर बात यह है कि इस नस्ल के लोग न तो दूसरे को जानते हैं और न ही उनमें कोई नियमित अंतःक्रिया है। ऐसी अवस्था में मर्टन प्रजाति या इसी तरह राष्ट्र को एक समूह नहीं मानते। वास्तव में मर्टन ने सामाजिक समूह की परिभाषा अपने संदर्भ समूह सिद्धांत की पृष्ठभूमि में दी है। उनका कहना है कि समूह एकत्रीकरण नहीं है। प्रजाति और राष्ट्र तो व्यक्तियों के एकत्रीकरण हैं। इन व्यक्तियों में पारस्परिक अंतःक्रियाएं नहीं होती। अतः सामाजिक समूह मर्टन के अनुसार एकत्रीकरण तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त सदस्यों में अंतःक्रिया होती है। हम एक ही समूह के सदस्य हैं। हम सुदृढ़ता की भावना भी रखते हैं, आदि भी इसकी आवश्यकताएं हैं। इन सदस्यों में मानदंड और मूल्य भी एक समान होते हैं। वास्तविकता यह है कि हाल में समूह की व्याख्या जिस तरह हुई है, इससे लगता है कि यह अवधारणा अपनी टूटन अवस्था पर आ गई है। पिछले 3-4 दशकों में समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में बड़ा फेरबदल आया है। जब अवधारणाएं संशोधित होती हैं या कभी कभार अनुभाविकता से सत्यापित नहीं होती, तो वे अतीत के गर्त में खो जाती हैं। नई अवधारणाएं नए सिद्धांतों को जन्म देती हैं। सामाजिक समूह की अवधारणा के साथ भी कुछ ऐसा गुजरा है। मर्टन ने समूह की जो नई संशोधित व्याख्या की है, उसके अनुसार समूह में 2 या उससे अधिक सदस्य होते हैं। समूह में अंतःक्रियाओं का होना आवश्यक है, और यह अंतःक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। समूह की एक और अनिवार्यता समूह के सदस्यों के बीच में हम की भावना पर्याप्त रूपी से पाई जाती है। हम की भावना के 2 पहलू हैं। पहला तो यह है कि व्यक्ति अपनी पहचान उस समूह से करता है जिसका वह सदस्य है, और दूसरा, समूह के लोग अपने सदस्यों को अपना समझते हैं। अन्य शब्दों में व्यक्ति की पहचान समूह से है और समूह की पहचान व्यक्ति से है। मर्टन का आग्रह है कि समूह में अपनी सदस्यों के लिए एकता की भावना होती है। समूह में एकीकरण जितना अधिक होगा, समूह उतना ही सुदृढ़ होगा। समूह के एकीकरण से के इन बिंदुओं पर मर्टन जोर देते हैं। समूह में एकीकरण की भावना तब शक्तिशाली बनती है जब समूह के सदस्य इस बात का अनुभव करते हैं कि समूह को बचाए रखना उनके कल्याण के लिए आवश्यक है। समूह का एकीकरण इस तथ्य पर निर्भर है कि समूह के प्रत्येक सदस्य के उद्देश्यों की उपलब्धि में अपने योगदान और अपनी उपलब्धि की भावना से चेतना के स्तर पर जुड़ा रहता है। समूह की एकता के लिए यह भी आवश्यक है कि समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध घनिष्ठ और वैयक्तिक हो। पारस्परिक प्रोत्साहन और प्रशंसा के शब्द सदस्यों के बीच में होने अनिवार्य हैं। समूह का एकीकरण और अधिक सुदृढ़ होता है जब समूह के उद्देश्य आसानी से प्राप्त न हो और उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़े। समूह की एकता का एक और आधार भी है जब समूह के सदस्य संगीत, अनुष्ठान, पदवी, नारों आदि के प्रतीकों द्वारा बार बार सदस्यों को बांधे रखें।
समूह के एकीकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि सदस्यों को समूह की परंपराओं, उपलब्धियों और उच्चता का बराबर ज्ञान दिया जाए। पिछले पृष्ठों में हमने समूह की व्याख्या बृहद रूप में की है। यह निश्चित है कि सभी विचारकों ने इस अवधारणा को समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणा कहा है। इस शताब्दी के 5वें दशक में समूह की परिभाषा बहुत लचीली थी। हाल में इस अवधारणा को अनुभवक अध्ययनों की उपलब्धियों के आधार पर अधिक सशक्त बनाया गया है। विवाद होते हुए भी आज यह निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि किसी भी समूह के लिए कुछ निश्चित तत्वों का होना आवश्यक है। यह निश्चित तत्व की समूह की विशेषताएं हैं। अब हम इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। समूह की विशेषताएं: एक से अधिक सदस्यों की बहुलता। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी महान क्यों न हो, समूह नहीं बनाता। समूह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम सदस्यों की संख्या वहाँ तक सीमित है जहाँ तक सदस्यों के बीच में किसी न किसी तरह अंतःक्रिया संभव है। संपर्क और अंतःक्रिया। हमने कहा है कि समुच्चय यानी एकाधिक व्यक्तियों का जमावड़ा समूह नहीं बनता। समूह के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों में पारस्परिक संपर्क हो और उनके बीच अंतःक्रियाएं हों। मर्टन अंतःक्रियाओं पर सबसे अधिक जोर देते हैं। निश्चित रूप में अंतःक्रियाएं समूह की प्राणवायु है। पारस्परिकता की चेतना। समूह के सदस्यों में यह चेतना होनी चाहिए कि उनके समूह के सदस्य उनके ही भाई बंधु हैं। हम सब एक ही आंगन की उपज हैं। यह चेतना समूह के लिए आवश्यक है। समूह के प्रति इस चेतना को कार्ल मार्क्स ने अधिक ताकत के साथ रखा है। मजदूर संघ का सदस्य यह जानता है कि अंततोगत्वा वो मजदूर हैं। उनकी पहचान एक मजदूर की पहचान है। मार्क्स इसके लिए वर्ग चेतना की अवधारणा को काम में लाते हैं। अंतःक्रिया करने वाले लोगों में अपने को एक इकाई समझने की भावना। समूह का सदस्य अपनी अस्मिता को समूह के साथ जोड़ता है। वो यह समझता है कि समूह से पृथक उसकी न कोई पहचान है और न कोई अस्तित्व। साधारण शब्दों में व्यक्ति की पहचान उसके समूह से है जिसका वह सदस्य है, और दूसरी ओर समूह की पहचान उसके सदस्यों से है। दोनों का अस्तित्व पारस्परिक पहचान पर निर्भर है। सामान्य लक्ष्य। कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य समान लक्षणों के कारण बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब समूह के लक्ष्य अपने आप सदस्य के लक्ष्य बन जाते हैं। परिवार का सदस्य या तो जन्म से बनता है या विवाह से। ऐसी अवस्था में जन्म के बाद या विवाह के उपरांत सदस्य के लक्ष्य समूह के साथ जुड़ जाते हैं। जब तक सदस्य समूह का लक्ष्यों के साथ में तालमेल नहीं बैठता, व्यक्ति की सदस्यता अप्रासंगिक बन जाती है। समान मानदंड। वस्तुतः लक्ष्य साध्य होते हैं और मानदंड साधन। साध्य और साधन समूह के अनिवार्य तत्व हैं। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति साध्यों यानी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समूह का सदस्य बनता है तो परिणाम स्वरूप उनके साधन यानी मानदंड भी एक जैसे होते हैं। यदि परिवार उच्च व तकनीकी शिक्षा को अपने सदस्यों की समृद्धि के लिए स्वीकार करता है तो निश्चित रूप से सदस्य भी ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के मानदंडों को स्वीकार करेंगे। समान मूल्य। मानदंड का ऊंचा स्तर मूल्य होते हैं। इस दृष्टि से जब प्रत्येक समूह के मानदंड होते हैं तब उसके कुछ मूल्य भी होते हैं। समूह के सदस्यों का यह प्रयास होता है कि वे अपने निर्धारित मूल्यों को प्राप्त कर सकें। समूह की परिभाषा, उसके अर्थ और लक्षणों की व्याख्या अधूरी होगी अगर हम यह याद न दिलाएं कि आज के औद्योगिक और पूंजीवादी समाज में समूह का एक बृहद स्वरूप भी हमारे सामने है, और वह यह स्वरूप औपचारिक और विशाल संगठनों का है। आधुनिक और उत्तर आधुनिक समाजों का
जिनमें यूरोप व अमेरिका जैसे देश सम्मिलित हैं। लघु समूहों का युग गुजर गया है। इन देशों में तो परिवार जैसे प्राथमिक समूहों की श्वास भी फूल रही है। यहाँ मनुष्य का लगभग संपूर्ण जीवन बृहत संगठनों में गुजर जाता है। यह तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे देश हैं, जिनमें व्यक्ति का सरोकार सामान्य और छोटे समूहों से होता है। ऐसी स्थिति में समूह के जो लक्षण हमने ऊपर रखे हैं, उनमें बृहत संगठनों के रूप में भी देखना चाहिए। निश्चित रूप से बोगार्ट्स के समय की, यानी आज से 5 दशक पहले की समय समूह की अवधारणा बहुत कुछ अप्रासंगिक बन गई है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो बात आपको पूछनी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।